हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के 13वें लेक्चर में हम इस बात पे बात करेंगे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन यूनिट है, किस प्रकार के उसका मेजरमेंट किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तमाम प्रकार के बारे में बात करेंगे। मतलब आज से हम हाइड्रोस्टैटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक हमने आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में मैंने बात कर लिया। जो 12 लेक्चर थे उन 12 लेक्चर में मैंने क्या किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पर बात किया है। मतलब उनसे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट थे उसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब मैं प्रेशर या कहें हाइड्रोस्टैटिक्स, जो अगला सेगमेंट ये चलने जा रहा है, हाइड्रोस्टैटिक्स पे बात करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रेशर मेजरमेंट, हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्सेस, कर्व गेट्स, स्लुइस गेट्स, लॉक गेट्स, बायोंसी, फ्लोटेशन, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज से हाइड्रोस्टैटिक्स का पोर्शन शुरू हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अब यहाँ पे हमको प्रेशर मेजरमेंट के दौरान या प्रेशर के क्वेश्चन जो होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनको लगाने में हमको यूनिट का बहुत ध्यान रखना होगा। यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हम क्या, व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर क्या है, इसको किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, इसको बताने के लिए हम चाहेंगे कि पहले आप यूनिट जान लें, यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो कुछ विशेष बात है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है। क्वेश्चन में बताइए निम्न में से सबसे कम प्रेशर क्या। गुप्ता में क्वेश्चन है, दिया रहेगा 1 mm Hg 1 बार, सो दैट इस तरीके से क्वेश्चन में कहेगा सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रेशर का क्या होगा। तो हमको सबसे बड़ी चीज़ है कन्वर्जन आना चाहिए, मतलब यूनिट का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो चलते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने ये लिख दिया जाए स्मॉल एन, कैपिटल एन, कॉमा स्मॉल एम, एन स्मॉल एम लिख दिया जाए, कैपिटल एम कैपिटल एन लिख दिया जाए, एन एम लिख दिया जाए। इस तरीके से अगर हमने आपके सामने लिख दिया और ये पूछ रहा हूँ कि आखिर में इसका मतलब क्या है। देखिए, सब एम और एन ही लिखा हुआ है, कहीं मैंने कैपिटल लिख दिया है, कहीं स्मॉल लिख दिया है, जिसके कारण इन सब का मतलब क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब 2 mn, 2 nm, 2 mn, 2। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपकी हर जगह मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ एम और एन ही लिखा है। कहीं कैपिटल लिखा, कहीं स्मॉल लिखा है, कहीं एम आगे है, कहीं एन पीछे, इस तरीके से मैंने लिख रखा है, लेकिन सबका मतलब अलग है। तो इसलिए मेरे को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर में यूनिट को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। जितनी भी यूनिट्स, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर लिखी जाती हैं, उनको लिखते समय पूरा लिखते हैं। जैसे बल, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। अगर मैंने कहा कि एक बॉडी, उस पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो यू कैन राइट 10 न्यूटन, पूरा लिख सकते हैं आप, लेकिन एन क्या रहेगा, स्मॉल में। लेकिन अगर आप इसी को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप 10 न्यूटन लिखेंगे, तब यानी यहाँ पे क्या है, कैपिटल में लिखा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, उनको अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा, तो आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। और अगर शॉर्ट में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, कैपिटल में लिखना होगा, तब एन आप छोटा नहीं लिख सकते। दूसरी बात, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट्स, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक हम किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं लिखे, उनको लिखने के लिए हम पूरा भी वैसे लिखते हैं, और जब स्मॉल में लिखते हैं सीधा स्मॉल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 मीटर, यू कैन राइट, जब इसको आप 60 में लिखेंगे तो 4 मीटर। आई होप समझ में। तो जब भी आपको 60 में कहीं लिखा मिलेगा तो आप समझ जाइएगा, अगर वो कैपिटल में लिखा हुआ है तो पक्की बात है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है। जैसे 4 पास्कल, देखिए पी काफ़ी बड़ा लिख दिया गया, दैट मीन द पास्कल। 3 30 केल्विन, अगर इसी को हम ऐसे लिखें तो 30 केल्विन, यू कैन राइट, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर इसी चीज़ को मान लीजिए किसी जगह का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, भौतिक राशि है, उसकी यूनिट क्या है, केल्विन है। तो ऐसा ही यूनिट, तो अगर हमको 30 या तो केल्विन लिखे, अगर शॉर्टकट में लिखना है तो 30 के जहाँ की क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल में। तो मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट्स हैं, अगर उनको शॉर्टकट लिखना है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और अगर
साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो स्मॉल में लिखा जाएगा। ये बात आई होप आप समझ गए हो। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बात, जब भी कहीं लिखा जाएगा, जब भी कभी यूनिट्स लिखी रहेंगी तो देखिए जैसे मैंने कहा 20 किलोग्राम लिख दिया मैंने, तो मेरी बात को ध्यान देना, ये तो हो गया मास की यूनिट हो गई, दिस इज द यूनिट ऑफ मास, या ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, किलो न्यूटन। चलो ये ज़्यादा बढ़िया है, 20 किलो न्यूटन लिख दिया। तो देखो डियर, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये जो किलो न्यूटन है, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की क्या होगी, यूनिट हो गई। सच लाइक आप कह सकते हैं ये क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ध्यान देना मेरी बात को, दिस इज द यूनिट, दिस इज द मैग्नीट्यूड, हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स है, 20 मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर हम 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, वो मैग्नीट्यूड है 20। आगे क्या लिखा हुआ है, यूनिट लिखी हुई है। देखो यार यूनिट में दिस इज द एसआई यूनिट, ये क्या है, एसआई यूनिट है। और आप जानते हैं फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। लेकिन उसके आगे जो लिखा है दिस इज नोन एज द एसआई प्रीफिक्स, एसआई प्रीफिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं। तो हम इन प्रीफिक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आइए जल्दी से जान लें इन प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है और ये प्रीफिक्स कौन कौन होते हैं, जल्दी से जान लेते हैं, तब ये जो अंतर है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑलवेज एक बात रखना, याद रखना कि हमेशा क्या किया जाएगा, जैसे 40 ऐसे लिखा है मान लीजिए, mm लिखा है, तो ये कन्फर्म है कि लास्ट वाला जो होगा वो कोई एसआई यूनिट होगी। ये कन्फर्म आप समझ लीजिए, लास्ट में एसआई यूनिट ही होगी और आगे या तो प्रीफिक्स होगा, या तो प्रीफिक्स होगा, कौन सा प्रीफिक्स, एसआई, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, एसआई प्रीफिक्स होगा, या डियर क्या होगा, या तो कोई, अगर एसआई प्रीफिक्स नहीं है तो पक्की बात है ये भी कोई यूनिट होगी, ये भी कोई यूनिट होगी, एसआई यूनिट होगी। ध्यान देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कन्फर्म है, लास्ट में क्या होगी, यूनिट होगी और उसके पहले क्या होगा, एक प्रीफिक्स होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनिट है, अगर वो यूनिट नहीं है तो पक्की बात है वो क्या है, प्रीफिक्स है। अब मैं आई होप समझ गए। तो आइए देखते हैं ये बात, तो हम समझ लें कि आखिर में एसआई प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, ये समझ लें। तो देखिए एक है योट्टा, हम यहाँ पे लिख देते हैं योट्टा, क्या लिख दिया, योट्टा लिख दिया, जेट्टा, जेट्टा हो गया, एक्सा, पेटा, तेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डाका, डेसी, हेक्टो, डेसी, सेंटी, मिली, मिली के यहाँ पे लिख देते हैं माइक्रो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइक्रो, नैनो। भाई योट्टा, जेट्टा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डाका लिखा हूँ, डेसी, सेंटी, मिली। ऊपर माइक्रो है, माइक्रो के बाद आप देख रहे हैं नैनो, इसके बाद आ जाएगा पिको, पिको के बाद फेम्टो, फेम्टो हो गया आपका। फेम्टो के बाद आप लिखेंगे अट्टो, फेम्टो के बाद अट्टो, अट्टो, अट्टो के बाद जेप्टो, जेप्टो, फिर योक्टो, ते हो गया। देखो योट्टा, जेट्टा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। तो ध्यान रखना ये सब के सब देखिए, वाई कैपिटल है, जेड कैपिटल है, ई कैपिटल है, पी कैपिटल है, टी कैपिटल है, जी कैपिटल है, एम कैपिटल। इसके बाद स्मॉल में के, एच, डी, डेसी, सेंटी, मिली, ये सब स्मॉल में लिखा है। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, जेट्टो, वाई, ये वाई, योक्टो, जेप्टो। तो दीज आर रिटन इन स्मॉल। तो कहने का मतलब है कि अब ध्यान देना, अगर इनको कहीं शार्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। अगर योट्टो को, ये क्या है, एसआई प्रीफिक्स है, अगर इनको शार्ट में कहीं लिखना है तो सिर्फ कैपिटल वाई लिखेंगे, सिर्फ कैपिटल जेड लिखेंगे, सिर्फ कैपिटल ई लिखेंगे। मतलब जो आगे वाई, जेड, ई, ए, इन सबको इस मतलब ई कैपिटल में लिखे रहेंगे और ए कैसे लिखे रहेंगे, स्मॉल में लिखे रहेंगे। ए, के, एच, डी, ए, डी, सी, एम, ए,
एन पी ए। माइक्रो को हम दिखाते हैं म्यू से डियर, ए इसको स्मॉल से, इसको स्मॉल से। अगर इनको शार्ट में आप लिखते, अब मेरी बात को ध्यान, ये क्या है, यसाई प्रीफिक्स है। इनकी वैल्यू होती, देखो इसकी वैल्यू होती 10 की घात 24, इसकी वैल्यू होती 10 की घात 21, इसकी वैल्यू होती 10 घात 18, एक्सा 18, इसकी वैल्यू होती है पेटा, पेटा मतलब 15, 13, 13 मतलब 13 नहीं 12, 12, गीगा 9। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मेगा 10 घात 6, किलो 10 घात 3। आई होप समझ रहे हैं, नहीं तो यूनिट कन्वर्जन रटते रटते परेशान हो जाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। और छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाता है। कैसे क्वेश्चन आएगा, लिखा रहेगा किसी जगह का दाब इतना पास्कल है, तो बताइए पानी के कॉलम में कितना होगा। या कह देगा किसी जगह का दाब इतना mmHg है, तो बताइए बार में कितना होगा। इस तरीके से आपसे कन्वर्जन पूछेगा, तब जाके वहाँ पे बहुत समस्या आपको होगी। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मेगा 10 पावर 6, किलो 10 घात 3, हेक्टो 10 घात 2, डेका 10 घात 1, डेसी 10 घात -1, सेंटी 10 घात -2, मिली 10 घात -3, माइक्रो 10 घात -6, नैनो 10 घात -9, पिको 10 घात -12, फेम्टो 10 घात -15, अट्टो 10 घात -18, जेप्टो 10 घात -21, यक्टो 10 घात -24। आई होप समझ गए ना। तो देखो एक्टो, जेट्टो, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। देखो याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखो डेका 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 आ गया, मतलब 1 2 3। उसके बाद 3 3 के गैप पे ऊपर जा रहे हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3। देखो याद करना बिल्कुल आसान है। योट्टा इसी 2 को ध्यान रखना है आपको। एक्सा 18, अटपेटा 15, याद आ रहा होगा। टेरा 13 नहीं 12, गीगा बहुत आप इसे फेमिलियर है, मेगा कई बार यूज कर। दीज आर नोन है, ये क्या है, दीज आर एसआई प्रीफिक्स। आई होप समझ गए। चलिए ये साफ कर दें डियर, इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते। ये ध्यान रखना, ऑफलाइन क्लास में इस पर मैं बात किया हूँ, बताया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पर्पस से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, चाहे वो ईएस के हों, चाहे गेट के हों, चाहे आईएएस के हों, चाहे गुप्ता एंड गुप्ता के हों। वो सारी गारंटी है, इतना आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरे को थ्योरी कम बताइए, मतलब आपके सारी चीज़ें हों। हाँ, जो कन्वेंशनल लेवल के क्वेश्चन वो रुकेंगे, लेकिन मैंने बोला है ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी जल्दी हम लाइव आ रहे हैं। जब हम लाइव आएंगे अभी जल्दी में, तो क्या हो जाएगा, लाइव में हम 10-10 घंटे की क्लास लेंगे, और उसमें क्या बड़े बड़े क्वेश्चन, और फिर आप भी क्या कर सकते हो, हमसे कन्वर्जेशन कर सकते हो, कोई भी कंसेप्ट डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो 10-10 घंटे की कंटिन्यू क्लास होगी लाइव में, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयास में हैं। तो तब उसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, फिर लोड करना होता है, बहुत समस्या होती है। ओके, बट आपके छोटे मोटे क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता इस तरीके से क्वेश्चन सब धुआं हो जाएंगे, परेशान नहीं होने का। तो माइक्रो हो गया, ओके, बस आप इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए। आइए अब देखते हैं इसको। अब देखिए लास्ट में क्या होगा, मैंने कहा ना लास्ट में क्या होगा डियर, मैंने क्या बोला, लास्ट में यूनिट होगी। तो ये क्या होगी, स्मॉल एम से क्या, कौन सी यूनिट होती, मीटर। कौन सी यूनिट होती, मीटर, मीटर होती है। आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो देखिए क्या प्रीफिक्स की टेबल में कहीं कैपिटल लिखा था, नहीं लिखा था क्या भाई, यहाँ जट्टा था, योक्टा था, जट्टा था, एक्सा था, पेटा था, तेरा था, गीगा था, मेगा था, इतना ही तो कैपिटल में था। तो कहने का मतलब वाई जेड आप कह सकते हो, वाई था, जेड था, ई था, पी था, पेटा, गी था, एम था, मतलब जी था, एम था, यही तो कैपिटल में थे। बाकी किस में थी, स्मॉल में। तो क्या कैपिटल एन कहीं दिखा था, नहीं दिखा था। स्मॉल एन दिखा था, वो क्या था, नैनो। तो कैपिटल एन से क्या कोई प्रीफिक्स है टेबल में, नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है। फिर अगर वो प्रीफिक्स की टेबल में नहीं है तो पक्की बात है वो क्या हो जाएगा, यूनिट होगा। क्या होगा डियर, यूनिट होगा। तो ये क्या है, न्यूटन था, ये क्या था, मीटर। यहाँ जाओ, कैपिटल एन, ये तो लास्ट वाला कंफर्म है कि वो यूनिट होगा, कैपिटल में लिखा है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा, और कैपिटल एम देखिए क्या प्रीफिक्स में दिया है या साई में, हाँ दिया है। एम का मतलब क्या हो गया, मेगा, लिखा है ना मैंने, मेगा। यहाँ देखिए स्मॉल एम से क्या होता है, मीटर,
स्मॉल एन प्रीफिक्स में है ना, क्या है, नैनो। अगर ना होता तो पक्की बात है यूनिट होती। कैपिटल एन क्या हो गया, कैपिटल एन से क्या होगा, न्यूटन होगा डियर, और स्मॉल एम से क्या होगा, मिली होगा, क्योंकि दिया हुआ टेबल में स्मॉल एम क्या है, मिली है। अब चलिए इनकी वैल्यू लिख दिया। अब जो प्रीफिक्स की वैल्यू है उसको आप लिख दीजिए, काम हो जाएगा। बट आइए देखिए, ये क्या था, 2 मिली न्यूटन, ये क्या था, 2 नैनोमीटर, ये क्या था, 2 मेगा न्यूटन, ये क्या था, 2 न्यूटन मीटर। देखिए हर चीज की वैल्यू क्या थी, क्या थी, सारी चीजों की वैल्यू, सारे का मीनिंग क्या था, अलग अलग था। इसलिए जब भी आप यूनिट लिखें तो सावधानी से लिखें, कैपिटल स्मॉल में, उससे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यू आर इंजीनियर, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट मिस्टेक बहुत बड़ी समस्या है और फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन बट बिलीव ऑन मी, हम हैं तो कोई आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो ये आई होप ये समझ गए होंगे। अब चलिए तो इनकी वैल्यू लिख दे। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिली का मतलब क्या होता है डियर, 10 घात -3। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10 घात -3, क्योंकि इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 10 घात -3 क्या हो गया, न्यूटन। नैनो, नैनो प्रीफिक्स की वैल्यू कितनी थी, नैनो 10 घात -9, तो यू कैन राइट 10 घात -9, इसकी जगह 2 नैनो 10 घात मीटर। डियर यहाँ देखो मेगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 में कैपिटल एम, तो क्या हो जाएगा, मेगा 10 घात 6 न्यूटन। आई होप आप समझ गए। यहाँ देखिए तो 2 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि ये क्या था, 2 मिली न्यूटन था, ये क्या था, 2 नैनोमीटर था, ये क्या था, 2 मेगा न्यूटन था, ये क्या था, 2 न्यूटन मीटर। तो सारी चीजें क्या थी, अलग अलग थी। आई होप आप इस समझ गए। तो देखा आपने कि ये चीज आपको मैंने बताया कि अगर कभी इस तरीके की समस्या ना हो आपको, तो जब भी यूनिट लिखें तो बड़े छोटे को इस तरीके से लिखें कि कहीं दिक्कत ना हो। आइए अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान इस पे होगा। जैसे किसी ने कह दिया 2 गीगा न्यूटन या गीगा पास्कल बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया 2 गीगा पास्कल बराबर कितना आपसे पूछ लिया कि पास्कल होगा, या पास्कल हटाओ यार, पूछ लिया कि कितना आपसे मेगा पास्कल होगा, ऐसा पूछ लिया। कहा कि 2 गीगा पास्कल बराबर कितना मेगा पास्कल होगा। अब बताइए, इसीलिए तो ये SI प्रीफिक्स मैंने बताया ताकि आपको आसान रहे। तो चलिए 2, ये तो क्या है, पास्कल है, आगे कैपिटल G से क्या होता है, गीगा, और गीगा की वैल्यू क्या होती है, इतना, ये ऐसे रहने दो, मेगा मेगा है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 घात 6 पास्कल। डियर ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कमिंग आउट, इधर आ जाएगा 2 × 10 घात 9 अपान 10 घात 6। इफ यू सॉल्व यू गेट आंसर 10 घात 3। ओके, तो देखा आपने ये भी कर दिया। इसी तरीके से अगर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, छोटी क्लास में आप पढ़ते थे, 2 माइक्रोमीटर बराबर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कितना पिकोमीटर, तो देखिए कुछ नहीं करना है, 2 व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रीफिक्स 10 घात -6 मीटर बराबर क्वेश्चन मार्क। पिको का मतलब होता है 10 घात -12 मीटर, होता है ना प्रीफिक्स की वैल्यू। तो यू गेट दिस कैंसिल आउट, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए ये क्या होगा, ये आ जाएगा इधर 2 × 10 घात -6 अपान 10 घात -12। इफ यू सॉल्व यू गेट आंसर 2 × 10 घात 6। ये सब छोटी बातें हैं, आई होप समझ रहे हैं। तो देखिए आप कह सकते हैं 2 माइक्रोमीटर बराबर 2 × 10 घात 6 पिकोमीटर। तो देखिए कितना आसान हो रहा है आपका। ऐसे आपसे कोई कह दे कि 4 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर, आपसे कोई कह दिया, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। 4 नैनो 10 घात -9 मीटर, क्वेश्चन मार्क 10 घात -6 मीटर। आपने क्या किया, प्रीफिक्स की वैल्यू रख दिया, मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट, यू कैन गेट आंसर 4 × 10 घात -9 अपान 10 घात -6। डियर इधर आ जाएगा ना, यू कैन राइट, तो 4 × 10 घात -3 हो गया। तो 4 नैनोमीटर बराबर 4 × 10 घात -3 माइक्रोमीटर। तो आई होप कि आपको ये जो प्रीफिक्स थी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई आपसे ये बोल दे, अक्सर आप लोग परेशान होते हैं, जैसे 20 किलोमीटर में कोई पूछ लिया आपसे, फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ लिया मिलीमीटर, बताओ कितना मिलीमीटर होगा, ऐसे पूछ लिया, तो आप परेशान नहीं होने की जरूरत। 20 व्हाट इज दिस, किलो की क्या होता है, 10 घात 3 मीटर। अभी बताया ना ऐसा ही प्रीफिक्स, क्वेश्चन मार्क, मिली दिस इज द प्रीफिक्स 10 घात -3 इंटू मीटर। समझ रहे हैं ना यार। तो कहने का मतलब ये देखिए, मीटर मीटर कैंसिल, व्हाट डू यू सी हियर, 20 × 10 घात 3
10⁻³ -3 ना, तो कितना हो जाएगा 20 × 10⁻6। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए 20 किलोमीटर, ये नहीं पढ़ना है कि किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। जो मैंने एसआई प्रीफिक्स इसीलिए तो टेबल दी रहती है, जब किताब खोलिए तो शुरू में एसआई टेबल आपको मिलेगी। क्यों? इसका मतलब है एसआई प्रीफिक्स की टेबल मिलती है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। ओके, आगे चलते हैं। तो आपने ये चीज़ देख लिया, आई होप समझ गए होंगे। अब बात आती है, आगे चलते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे कि क्या इम्पोर्टेंस एसआई जो हमारी टेबल है, प्रीफिक्स की जो टेबल है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस आपने देख लिया होगा, ये आपको ध्यान रखना। योट्टा, जेट्टा, समझ रहे ना, जेट्टा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इस तरीके से आप 2-4 बार बोलेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, आई होप आपको याद हो जाएगा। जेट्टा को कैपिटल जेड से, एक्सा को कैपिटल ई से लिखा जाता है, आई होप लिखा था वो आप देख लेंगे। ओके, फिर भी कहीं डाउट आता है, कोई समस्या आती है, वो आएगी ही नहीं, समस्या होने ही नहीं देंगे, किसी भी प्रकार की समस्या हो ही नहीं सकती आपको। ओके, आइए चलते हैं आगे। अब जस्ट अब आते हैं टॉपिक पे। तो मेरा टॉपिक ये था कि प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या है। तो डियर आपको बता दें कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कैसी है, डिराइव्ड है, व्युत्पन्न राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है। आई होप आप समझ रहे हैं, ये डिराइव्ड है। तो प्रेशर बराबर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। कहने का मतलब मान लीजिए ये कोई एक प्लेन है, कोई एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्लेन है जिसका एरिया डियर ए है, जिसका एरिया क्या है, ए है। अगर इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, मान लीजिए ये फोर्स काम कर रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्स, ये मान लीजिए फोर्स काम कर रहा है। तो कह रहा है कि प्रेशर कैसे डिफाइन है, कहता है कि जो फोर्स काम कर रहा है उस प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ तो ये परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसका एक घटक लेंगे, ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो कि इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो देखिए ये दिस इज, ये हो गया। ये कोण क्या हो जाएगा, मान लिया थीटा है, तो ये हो जाएगा डियर एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स। मतलब इस फोर्स का ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसीलिए मैंने लिखा है परपेंडिकुलर। मतलब अगर कोई प्लेन है, उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, तो ऐसा फोर्स का आप उस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया और एरिया से डिवाइड। तो ये बाय द फिगर, इन दिस फिगर यू कैन राइट एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया, यू गेट, आप क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। मतलब ये आप पाएंगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एफ कॉस थीटा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर एफ कॉस थीटा की वैल्यू, मान लो एफ कॉस थीटा की वैल्यू होती 20 न्यूटन, कितना होती, 20 न्यूटन, और जो एरिया है मान लो 5 मीटर स्क्वायर होती है, इफ यू सॉल्व यू गेट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आ जाता है, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के एक, मतलब ये जो एरिया है उसके एकांक एरिया पे, देखो एकांक एरिया पे कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन का कैसा बल लग रहा है, परपेंडिकुलर। तो अगर कोई कहता है कि व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर कहोगे कि किस प्रेशर क्या है, अगर कोई पूछता है तो कहोगे एकांक एरिया में, किसी क्षेत्रफल के एकांक एरिया में लगने वाला जो लंबवत बल है, परपेंडिकुलर जो फोर्स है, दैट इज नोन एज द प्रेशर। उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब। ये दाब किसी के द्वारा हम आरोपित कर सकते हैं या कोई मैकेनिकल डिवाइस आरोपित कर सकती, कोई भी आरोपित, गैसेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी, कोई फ्लूइड अप्लाई कर सकता है किसी तल पे, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब उसी के नाम से वो पड़ जाएगा। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो जो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा ह्यूमन प्रेशर कहा जाएगा। कोई फ्लूइड अगर किसी तल पे प्रेशर, किसी तल पे फोर्स लगाता है तो कहा जाएगा फ्लूइड प्रेशर है। तो जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जो भी किसी तल पे फोर्स लगाते हैं, उन्हीं के नाम से हम उसका क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जस्ट लाइक आगे बात करें तो आई होप आप एक समझ गए होंगे कि एकांक एरिया पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ये बच्चे का सवाल था और अक्सर ये कि अगर मान लीजिए सर ये जो एरिया थी, अगर इस एरिया ए है और ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ है, तो सर एक बात बताइए इसको क्या बोलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज दिस,
फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमें डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया लिख दें तो इसको क्या बोलेंगे डियर, याद रखना, दिस इज नोन एज द ट्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन बोलते हैं। ये ट्रैक्शन इसको कहा जाता है। बट परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। आईपीसी रिकमेंड करता है, आईपीसी कहता है कि अगर, ध्यान देना, आइए साफ करें, ओके। आईपीसी, अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी ने जो स्टैंडर्ड दिया वो कहा है कि प्रेशर को, ये दिस इज नोन एज द प्रेशर, या इसी को हम लोग बोलते प्रेशर इंटेंसिटी, दाब तीव्रता, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। या इसी को क्या लिखते हो, कैपिटल पी लिखते। क्या लिखते? कैपिटल पी। इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर फोर्स, इसे कहा जाता है टोटल प्रेशर। इसे क्या कहा जाता है? टोटल प्रेशर कहा जाता है। ध्यान देना मेरी बात को, टोटल प्रेशर हम इसको बोल देते हैं, टोटल प्रेशर। या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स, कैपिटल पी से, अकॉर्डिंग टू आईपीसी कहता है। बट जनरली हम लोग इतना ज़्यादा फेमिलियर हो गए, हम लोगों से कोई पूछता है कि प्रेशर क्या है तो हम लिखते हैं कैपिटल पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। बट अगर आईपीसी की बात माने तो कहता है कि P को आपको स्मॉल से लिखना चाहिए, दाब तीव्रता को स्मॉल p से लिखना चाहिए, और वो होता है कैपिटल एफ अपॉन ए, जहाँ कैपिटल एफ को हम लिख सकते हैं कैपिटल P। क्योंकि आप देखेंगे अभी हाइड्रोस्टैटिक्स में इस चीज़ का आएगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल प्रेशर या परपेंडिकुलर फोर्स जब किसी एरिया पे निकालना होगा, किसी प्लेट पे निकालना होगा, गेट पे निकालना होगा, तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल P का इस्तेमाल ही लिखेंगे। तो वह इसका मतलब इफ यू कैन से ए और ए चीज़ क्या है, एक ही है। तो स्मॉल p, सही बात यह है कि स्मॉल p क्या है, प्रेशर है या प्रेशर इंटेंसिटी है, और कैपिटल एफ और P एक ही चीज़ है। तो ये जनरली हम लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हैं लिखने में कि हम लोग जनरली ए लिख देते हैं, बट सही तरीका ये है, सही तरीका ये है। आई होप समझ रहे हैं कि सही तरीका है कि स्मॉल p इक्वल टू होता है प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी, दाब या दाब तीव्रता, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या इसी को कहा जाता है परपेंडिकुलर फोर्स को, जितना परपेंडिकुलर फोर्स काम करता है उसी को हम लोग टोटल प्रेशर बोलते हैं। मतलब ये मान लीजिए एरिया, इस पर जितना फोर्स परपेंडिकुलर काम करेगा उसी को हम टोटल प्रेशर या टोटल परपेंडिकुलर फोर्स बोलेंगे अपॉन एरिया। आई होप समझ रहे। बट अगर कोई एरिया है, फॉर एग्जांपल मेरी बात को अभी जैसे मैंने बोला ना, ये एरिया है, अगर इस पर इस तरीके से फोर्स काम कर रहा है, दिस द एरिया ए, तब ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, इस फोर्स अपॉन एरिया को ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। बट परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। आई होप आप समझ गए हो। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हाँ, अब मेरी बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये दे दे, क्वेश्चन दे दे, भाई बहुत ध्यान से सुनना। मान लो क्वेश्चन दे दे कि एक प्लेन है, उस वहाँ पे जो दाब तीव्रता है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कितनी है दाब तीव्रता? कितनी? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट अगर मान लीजिए कोई प्लेन है, उस पर जो दाब तीव्रता है वो P की वैल्यू दिया है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर कहता है कि इसका जो एरिया है वो 5 मीटर स्क्वायर है, कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। कहता है बताइए इस पर टोटल परपेंडिकुलर फोर्स कितना काम कर रहा है। तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, सीधा अभी आपने पढ़ा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, P परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज एरिया? यहाँ पे एरिया कितनी है डियर? 5 मीटर स्क्वायर। और डियर ये दाब तीव्रता कितनी है? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट द परपेंडिकुलर फोर्स, और इसी को तो कैपिटल P बोलते, यू कैन गेट 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर। दिस कैंसिल आउट, 2 10 न्यूटन। तो कितना टोटल परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है? कितना? 10 न्यूटन। इसका मतलब उस एरिया पे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? कितना भाई? 10 न्यूटन। लेकिन ध्यान रखना ये फार्मूला कब लागू होगा? जब इस एरिया के प्रत्येक पॉइंट पर जो दाब तीव्रता की वैल्यू है, जब प्रेशर इंटेंसिटी है कितनी होनी चाहिए? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए हर बिंदु पे दाब तीव्रता का मान अलग हो तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ 4 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर है डियर, ये मान लो 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। और जैसे जैसे इधर जाते हो, मान लो x दूरी,
x दूरी पे गए और यहाँ पे जो दाब तीव्रता है उसकी वैल्यू अलग है। आगे हम जा रहे हैं, दाब तीव्रता अलग है, आगे जा रहे हैं, दाब तीव्रता अलग है। फॉर एग्जांपल मान लो दाब तीव्रता दिया है 2x² + 4x + 5 के अनुसार चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? 2x² + 4x + 5 के अनुसार क्या होती है? चेंज होती है। मान लीजिए कोई प्लेन है और इस पे जो दाब तीव्रता है, जैसे जैसे आगे जा रहे हो दाब तीव्रता क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आपसे कहेगा बताइए इस पे टोटल प्रेशर कितना काम कर रहा है? टोटल प्रेशर कितना काम कर रहा है? परपेंडिकुलर जो फोर्स है, टोटल परपेंडिकुलर फोर्स कितना काम कर रहा है? मतलब कैपिटल F या कैपिटल P पूछ रहा है का, और वो जो टोटल फोर्स काम कर रहा है किस पॉइंट पे काम कर रहा है। तो डियर मेरी बात को याद रखना, तब आप ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, तब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे दाब तीव्रता का मान अलग है। तब आप ये काम नहीं कर सकते, तब इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर सकते, तब आप एरिया में दाब तीव्रता से गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह दाब तीव्रता का मान अलग है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कई मेथड है, दाब आरेख का कंसेप्ट आपको बताएंगे, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बताएंगे, एवरेज का कंसेप्ट पढ़ाएंगे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट देने वाले। लेकिन ध्यान रखना, तो अगर कोई कहे कि परपेंडिकुलर फोर्स कितना होगा या बड़का P कितना होगा, P × E, ये तभी फार्मूला एप्लीकेबल है अगर कोई एरिया उसके प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता सेम है। तो दाब तीव्रता × एरिया टोटल हाइड्रोस्टेट टोटल क्या देगा? फोर्स देगा या P देगा। ये फार्मूला तभी लागू होगा जब उस एरिया के प्रत्येक पॉइंट पे दाब तीव्रता सेम है। अगर मान लो कोई एरिया उसके प्रत्येक पॉइंट पे दाब तीव्रता सेम है, तो दाब तीव्रता × एरिया करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स आ जाएगा। और वो जो टोटल फोर्स काम करेगा, मान लीजिए ये जो मान लीजिए प्रत्येक पॉइंट पे दाब तीव्रता P है और इसका एरिया A है, तो A × P करोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर फोर्स है। और ये परपेंडिकुलर फोर्स कहाँ काम करेगा? जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहीं पर क्या काम करेगा? यहीं पे टोटल परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा या कैपिटल P काम करेगा। और दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर? सेंटर ऑफ प्रेशर इज दैट पॉइंट वेयर द टोटल परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट्स। जहां पे टोटल परपेंडिकुलर फोर्स काम करता है या बड़का P या कैपिटल या काम करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ प्रेशर। आई होप समझ में आ गई बात? ओके भाई, तो अगर मान लीजिए हर पॉइंट पर, मेरी बात को ध्यान देना, अगर हर पॉइंट पे दाब तीव्रता सेम है, तब दाब तीव्रता × एरिया करोगे तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और वो जो टोटल बल काम करेगा, वो इस जो एरिया है, ये जो एरिया है उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, गुरुत्व केंद्र है, वहीं पर सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। बट अगर डियर, अगर हर पॉइंट पर दाब तीव्रता का मान अलग है, तब जो टोटल फोर्स आप निकालेंगे, तब जो टोटल फोर्स निकालेंगे इस फार्मूले से नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब इस फार्मूले को लगाने के लिए एक पतली सी स्ट्रिप लेना पड़ेगा, मतलब x दूरी पर एक dx चौड़ाई की एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x दूरी पर एक पतली सी स्ट्रिप लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा ताकि आप कह सकें इसके प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता समान है, बहुत पतली सी। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? dA, और वो कितना होगा? dx × 8, dx × 8 होगी एरिया। अब ये बताओ, बहुत पतली सी है, तो x दूरी पर, यहां से x दूरी पर, x दूरी पर, x दूरी पर, x दूरी पर, इस स्ट्रिप के प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता सेम होगी कि नहीं? होगी ना। बहुत पतली है तो प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता सेम होगी, और वो होगी कितना डियर? P = 2x² + 4x + 8 होगी ना। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत पतली है। आई होप समझ। तो अब बताओ, इस स्ट्रिप के प्रत्येक पॉइंट, इस स्ट्रिप के प्रत्येक, मतलब इस एरिया के प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता का मान इतना है। अच्छा, चूंकि एरिया बहुत कम है और हर जगह दाब तीव्रता सेम है, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि अगर कोई एरिया हो उसके प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता का मान समान हो, तो दाब तीव्रता इंटू क्या कर दो? एरिया। तो आपको क्या मिल जाएगा? बल। कौन सा बल? परपेंडिकुलर फोर्स। और वो कहाँ काम करेगा? उस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो अगर हम इस एरिया, ये जो एरिया है डियर, ये जो एरिया है, अगर उस एरिया को इसके दाब तीव्रता से गुणा कर दे, मतलब यू कैन राइट dA × P, मतलब इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर लगने वाला क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन एक बात बताइए, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स आएगा इतने पर, वो कहाँ पे काम करेगा? इस स्ट्रिप के सेंटर ऑफ कहाँ काम करेगा? ग्रेविटी पे काम करेगा। लेकिन ये क्या होगा? थोड़ा सा बल होगा। कहाँ काम करेगा? इस स्ट्रिप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा। यहाँ से कितनी दूरी पे? x दूरी पे। ओके भाई साहब। अब अगर इसी को इसी तरीके से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह आप क्या करें? परपेंडिकुलर फोर्स निकाल के, चूंकि सब परपेंडिकुलर होंगे, सब समदिश होंगे,
समांतर होंगे, लाइक होंगे, पैरेलल होंगे, सभी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह। आप क्या करें, हर स्ट्रिप के लिए क्या करें, इसी तरीके से आप निकाल के जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल परपेंडिकुलर फोर्स मिल जाएगा। यू गेट द टोटल परपेंडिकुलर। तो कहाँ से, x यहाँ पहली स्ट्रिप यहाँ लिए थे, x 0 से कहाँ तक जाएगा, x कहाँ तक जाएगा, 10 तक, तो x गो 0 to x goes 10। यू कैन सॉल्व। आई होप सो। तो कंसेप्ट तो ये लगा है। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि हमको ये फार्मूला लगाना था। तो ये फार्मूला कब लगता है, जब एरिया के प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता समान। अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लगाएंगे आगे, आप काहे परेशान हैं, इतनी चीज। तो ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला तब अप्लाई होगा, ये फार्मूला तब आप लगाएंगे जब किसी एरिया के प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता समान। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो इसका जो पूरे एरिया का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया। क्या यहीं पर सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ना 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 ना, अब यहाँ पे नहीं होगा, अब कहीं इधर उधर हो सकता है। क्यों, क्योंकि हर जगह दाब तीव्रता का मान समान नहीं। तो अगर कोई प्लेन है, अगर उस प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर दाब तीव्रता का मान समान है, तो टोटल जो उस पर प्रेशर काम करता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे काम करता है। बट इफ द प्रेशर इंटेंसिटी ओवर द एरिया इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, देन इट मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि उसके सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे सेंटर ऑफ प्रेशर हो। आई होप आप समझिए। बट एक कन्फर्म है कि अगर एरिया के प्रत्येक पॉइंट पे दाब तीव्रता समान है तो जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही काम करेगा। सॉरी, टोटल जो प्रेशर होगा, अभी हाइड्रोस्टैटिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गई। तो आपने देखा डियर कि यहाँ पे देख लिया कि प्रेशर क्या है, प्रेशर के बारे में एक डिफिनीशन आपने देख लिया कि प्रेशर आखिर में है क्या, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक भाई, ओके। तो हमने लिखा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डियर कि दिस इज नोन एज द परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया या कैपिटल P बाई A। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो होगा ये फोर्स है, फोर्स आई होप आप जानते हैं। तो फोर्स जो है और जो एरिया है ये अलग अलग, जब भी क्वेश्चन आपको दिया होगा तो फोर्स किसी सिस्टम में दिया होगा कि इतने न्यूटन का या इतना डाइन का या इतना किलोग्राम का फोर्स लग रहा होगा। एरिया आपका हो सकता है उस एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हो या इंच में दिया हो, कुछ इस टाइप की डायमेंशन। आपसे कहेगा कि बताइए दाब कितना होगा, प्रेशर इंटेंसिटी कितना होगा, कहेगा इस यूनिट में बताइए। तो आपको क्या, इसका मतलब आपको फोर्स की यूनिट और एरिया की यूनिट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं जल्दी से, हम बता दें आपको। देखो फोर्स की यूनिट क्या क्या हो सकती है, फोर्स की यूनिट क्या क्या हो सकती है, ध्यान देना। अगर कोई आपसे पूछता है डियर, ध्यान देना, अगर कोई डियर आपसे पूछता है कि ये बताइए, वैसे फोर्स F बराबर क्या लिख सकते हैं, M में न्यूटन का सेकंड लॉ से आप कह सकते हैं। एक्चुअली में होता है या इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dP/dt होता है, ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, उसी से आता है। ठीक है ना, वो आपको पता होगा। फोर्स की यूनिट के बारे में बात कर रहा था। और देखिए, तो अगर कोई बोलता है कि 1 न्यूटन क्या है, तो आप ये कहोगे कि अगर 1 किलोग्राम की वस्तु है कोई, उस पर इतना फोर्स लगाओ कि उसमें जो त्वरण पैदा हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पैदा हो जाए, तो लगाया गया बल कितना कहलाता है, 1 न्यूटन। एक डाइन क्या है डियर, कहता है कि अगर 1 ग्राम की कोई वस्तु हो मास की, अगर उस पर इतना बल लगाओ कि उसमें जो त्वरण पैदा हो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का पैदा हो। ठीक भाई, कहता है कि एक स्थीन क्या होता है, स्थीन कहता है कि 1 टन की कोई वस्तु हो, उस पर इतना बल लगाओ कि उसमें इतना त्वरण पैदा हो जाए। 1 टन का मतलब कितना होता है, 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, व्हाट इज दिस, एक तो क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो अगर कोई पूछता है कि एक स्थीन क्या है, तो 1000 न्यूटन के बराबर होता है। आई होप समझ गए। इसी तरीके से आप कह सकते हैं 1 न्यूटन, 1 डाइन, 1 पाउंडल। 1 पाउंडल क्या है, सवाल उठता है कि 1 पाउंडल। ध्यान रखना कि अगर 1 पाउंड की कोई वस्तु हो, 1 पाउंड की कोई वस्तु हो द्रव्यमान की, अगर उस पर हम इतना फोर्स लगाएं कि उसमें 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा हो जाए, तो लगाया गया बल क्या कहलाता है, लगाया गया बल आपका कहलाएगा 1 पाउंडल कहलाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप, 1 पाउंडल। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें, हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है। आइए आगे बात करें। पाउंड, 1 पाउंड बराबर आप जानते होंगे, 1 पाउंड बराबर होता है डियर, 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 किलोग्राम, और 1 फीट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। ये याद रखना, 1 पाउंड लगभग 453 ग्राम के बराबर होता है, 1 फीट इतने के बराबर होता है। 1 फीट में आप 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो यू कैन कन्वर्ट, ये आता है 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। तो हो गया,
1 पाउंडल क्या है, 1 पाउंड की बस पे इतना बल लगाएं कि उसमें जो त्वरण पैदा हो 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर का पैदा होगा, तो लगाया गया बल क्या कहा जाएगा, 1 पाउंडल कहा जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें आसान है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे जस्ट लाइक बात करता हूँ, पाउंडल हो गया। अब आता है 1 kg फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स का। डियर मैं आपको बता दूँ कि अगर 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, कहता है कि 1 किलोग्राम बस पे इतना बल लगाओ, उसमें इतना मीटर पर सेकंड 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा हो जाए, तो लगाया गया बल क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम फोर्स, 9.81 न्यूटन। ये बल कोई भी लगा सकता है, हम लगा सकते हैं, कोई नॉन लिविंग वस्तु, कोई भी बॉडी, कोई मैकेनिकल है मशीन, वो लगा सकती है, कोई भी अगर कोई मशीन लगा सकती है, मतलब कोई भी अगर किसी बॉडी पे इतना फोर्स 1 किलोग्राम की बस पे इतना बल लगा दे कि उसमें त्वरण इतना पैदा हो जाए, तो लगाया गया बल क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम फोर्स। बट व्हाट इज द 1 किलोग्राम वेट? 1 किलोग्राम वेट क्या है कि 1 किलोग्राम बस को पृथ्वी जितने बल से अपनी तरफ खींचती है, वही क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम वेट। या हम कहें दिस इज द वेट ऑफ ए बॉडी which has mass 1 किलोग्राम, जिसका मास 1 किलोग्राम होता है, उसका जो वेट होता है ऑन एनी प्लैनेट is called 1 किलोग्राम वेट। बट फॉर अर्थ, अगर अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो उसमें कितने का त्वरण पैदा होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे से अगर कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो उसमें कितने का मंदन होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स व्हाई यू कैन राइट 1 किलोग्राम वेट क्या है, 1 किलोग्राम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन राइट हियर 9.81 न्यूटन। तो ये कहाँ के लिए सही है, 1 किलोग्राम वेट 9.81 न्यूटन के बराबर होती, अर्थ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन मून पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहां पर 1 किलोग्राम वेट की डिफिनीशन क्या है, अलग है। बट 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, आई होप सो। फॉर अर्थ पे अगर बात करें तो डिफिनीशन ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.81 है, और 1 किलोग्राम वेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.81 न्यूटन। आई होप आप समझ। डियर बस आप अच्छे से आप पढ़िए, जो भी डाउट्स हो कोचिंग के नंबर पे, इंस्टीट्यूट के नंबर पे 9454951003 पर आप मेरे को कोई भी डाउट्स आप भेज सकते, कोई भी क्वेश्चन भेज सकते, कुछ भी, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अच्छे से बार बार लेक्चर को देखें। आपको कोई नोट्स, कोई भी स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं लेना है, कोई भी किताब नहीं लगाना है। हमारे नोट्स को, हमारे लेक्चर को, एक लेक्चर को 10-10 बार सुन लो, जब मन करे सुन लो, जब रिवीजन करना हो सुन लो, सारे क्वेश्चन का समावेश करके कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैंने पढ़ा दिया तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज फिनिश, और पूरा कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको पूरा पढ़ा दें बस। लेकिन लेक्चर को बार बार सुनिए, सुबह उठिए, लगा लिया बस। ओके, आइए, आई होप ये समझ गए। तो देखो मैंने यहाँ पे फोर्स के बारे में आपको बता दिया, व्हाट इज द फोर्स। आगे देखते हैं। फिर एक होता है कि एक LBF, इसको बोलते हैं 1 पाउंड फोर्स। क्या बोलते हैं, 1 पाउंड फोर्स। क्या बोलते हैं भाई, 1 पाउंड फोर्स बोलते हैं LBF। एक होता है LBF, समझ में ना। तो 1 पाउंड फोर्स LBF बराबर होता है 1 पाउंड फोर्स। आई होप आप समझ रहे हैं। तो LBF क्या है, LB क्या है, पाउंड का शॉर्ट फॉर्म है। तो 1 पाउंड फोर्स ये होता है, पाउंड होता है 453 किलोग्राम फोर्स। और अभी आपको बताया मैंने डियर 0.453 पाउंड क्या है, द्रव्यमान का, मतलब द्रव्यमान की क्या है, यूनिट है। किस सिस्टम में, FPS सिस्टम। 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। यू कैन कन्वर्ट। किलोग्राम फोर्स अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 किलोग्राम फोर्स 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। यू कैन राइट, इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट आंसर इतना, लमसम इतने के करीब आएगा, 4.44 न्यूटन के करीब आएगा। तो 1 किलोग्राम, एक LBF बराबर कितना होता है, 1 पाउंड फोर्स बराबर होता है 4.44 न्यूटन होता है। कितना होता है, 4.44 न्यूटन होता है। ओके डियर, तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा एक बात और आपको रिमाइंड दिला दें, कुछ और जान लें। जैसे फोर्स होता है तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डियर आपको थोड़ा मास के बारे में बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आप SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं बता दूं। पूछा गया था कि 1 मेट्रिक स्लग बराबर कितना होता है, 1 मेट्रिक स्लग। डियर ये मास की ग्रेविटेशनल यूनिट है। क्या है, मास की ग्रेविटेशनल सिस्टम में यूनिट है। किस, जैसे SI सिस्टम है या PS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, उसी तरीके से
ग्रेविटेशनल सिस्टम में मास की जो यूनिट है वो मैट्रिक्स में, और एक मैट्रिक्स लग बराबर होता है डियर 9.81 न्यूटन। कितना होता है डियर? 9.81 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.81 न्यूटन। इसी तरीके से आपको एक और बता दें, बट अगर क्वेश्चन में पूछे एक स्लग कितना होता है तो 14.7 किलोग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 14.7। एक टन बराबर आप जानते हो 1000 किलो, एक कुंतल बराबर जानते हो 100 किलो होता है। एक सोलर मास की बात कर लें, किसकी बात कर लें? एक सोलर मास के बारे में बात कर लें तो एक सोलर मास होता है, सोलर मास मतलब सन का मास, ये होता है डियर 1.99 मल्टीप्लाई 10 पावर 30 किलोग्राम सोलर मास ऑफ सन। और इसको ऐसे लिखते लोग, कहीं भी देखोगे ऐसे लिखा रहता है सोलर मास। तो सोलर मास, ये देखो सन बना हुआ है, एक प्रकार से सन हो गया, और ये मास, तो सन का मास जो होता है 1.99 गुणे 10⁻⁻30। मास की सबसे बड़ी यूनिट की बात करेगा तो उसको बोला जाता है 1 CSL, एक चंद्रशेखर लिमिट, और ये होता है 1.4 मल्टीप्लाई मास ऑफ सन। क्या होता है? मास ऑफ सन। ये मास की सबसे बड़ी यूनिट है। और मास की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? 1 MU, 1 MU एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स के मास मेजर किए जाते हैं, और ये होता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। तो मास के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, जानते रहिएगा। लंबाई में सबसे बड़ी यूनिट क्या है? पारसेक है। सबसे छोटी यूनिट क्या है डियर? फर्मी। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻15 मीटर। ये ध्यान रखना आप। CSL क्या है? एक चंद्रशेखर लिमिट है, जो कि मास ऑफ सन, जो सन का मास है उसका कितना होता है? 1.4 टाइम्स होता है। एक सोलर मास कितना होता है? 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg होता है, ये सन का मास है। ओके भाई, 1 MU मास की सबसे छोटी यूनिट है। मास की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? 1 CSL है। आई होप समझ में। लेंथ में बात करें, लेंथ में सबसे, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? पारसेक है। और डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट, पारसेक का यूज कहाँ होता है? एक प्लैनेट से, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए हम पारसेक यूज करते हैं। बट अगर बात करें यहाँ पे, अगर बहुत छोटी दूरी नापना है तो किस में यूज करते हैं? फर्मी। तो डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? फर्मी। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके भाई, ये ध्यान रखना। क्लास में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताया हूँ, बस आप जानते रहिए सारी चीज़ें, बस आप जान लीजिए, क्योंकि अभी इसकी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। आई होप समझ में आ गई बात। तो अब देखिए, आपने फोर्स की यूनिट्स जान लिया, फोर्स की यूनिट आपने जान लिया, ठीक है ना। फोर्स डाइन। ये डाइन क्या है? डाइन क्या होता है डियर? होता है डाइन कुछ नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। डाइन क्या है? 1 ग्राम की वस्तु पे इतना बल लगाओ कि उसमें जो त्वरण पैदा हो इतने का पैदा हो, तो उसको लगाया गया बल क्या कहलाता है? 1 डाइन कहलाता है। 1 न्यूटन क्या है? 1 किलोग्राम वस्तु पे इतना बल लगाओ कि उसमें जो त्वरण पैदा हो 1 मीटर/सेकंड² पैदा हो। 1 पाउंडल क्या है? कि 1 पाउंड की वस्तु पे इतना बल लगाओ कि उसमें जो त्वरण पैदा हो कितना पैदा हो? 1 फीट/सेकंड² का पैदा हो, ये पाउंडल कहलाएगा। आई होप समझ। LBF क्या होता है? पाउंड फोर्स होता है। और LBL क्या होता है? इसको बोलते हैं पाउंडल। क्या बोलते हैं? पाउंडल। और LBF क्या है? पाउंड फोर्स है, पाउंड फोर्स है। समझ रहे हैं? LBL क्या है? पाउंड। आई होप समझ। एक और कभी कभी आपसे कहीं मिल जाएगा, मैं यूनिट की बात हो रही थी तो मैं सोचा बता दूं। समझ रहे हैं ना? तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलता हूँ। तो यूनिट में आप जानते रहिएगा। अब जस्ट देखिए, तो अब प्रेशर की बात करता हूँ, प्रेशर की यूनिट, प्रेशर यूनिट्स की बात करता हूँ। तो बात आती है पहले SI की। SI में तो अभी आपने प्रेशर के बारे में देखा कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और जो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो ऊपर किसकी यूनिट होगी? फोर्स की। नीचे किसकी होगी? एरिया की। यू कैन राइट, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। SI में एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को डियर क्या बोला गया? पास्कल बोला गया। क्या बोला जाता है? पास्कल। MKS सिस्टम में अगर बात करें, MKS, तो MKS में क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकंड होगा। तो न्यूटन को तोड़ दो डियर, किलोग्राम मीटर/सेकंड², मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो किलोग्राम अपान मीटर इंटू सेकेंड। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे आप बहुत मिस्टेक करते हो। तो यूनिट का ज्ञान बहुत जरूरी है, यूनिट के बगैर इंजीनियरिंग में कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ ध्यान रखना। तो SI न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, दैट इज द पास्कल। अगर MKS सिस्टम में बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। एक और बात बता दें, कभी कभी ऐसा एग्जाम में आ जाएगा, एक काम करो, ऊपर नीचे मीटर से गुणा कर दो, तो जूल अपान क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। जूल अपान मीटर क्यूब भी क्या है? ध्यान रखना, जूल अपान मीटर क्यूब भी प्रेशर की SI यूनिट है। जूल अपान मीटर क्यूब भी प्रेशर की SI यूनिट है। न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर भी क्या है? SI पास्कल। आई ये हम क्या मैट्रिक सिस्टम में आपने देखा, किलोग्राम अपान क्या, ये भी लिख सकते हैं SI यूनिट में। ओके, यू कैन राइट। आगे देखो, डाइन, अब सॉरी CGS सिस्टम में देखिए डियर, तो न्यूटन की जगह, यू कैन राइट, न्यूटन की जगह, हाँ इसको कभी कभी मैट्रिक सिस्टम में
मेट्रिक सिस्टम में डियर, मेट्रिक सिस्टम में न्यूटन को क्या लिख देते हैं, किलोग्राम फोर्स अपान मीटर स्क्वायर। क्या लिख देते हैं, किलोग्राम फोर्स। मेट्रिक सिस्टम में अगर पूछा जाए कि ये बताइए प्रेशर की यूनिट क्या है, तो किलोग्राम फोर्स अपान मीटर स्क्वायर। न्यूटन की जगह क्या लिख देंगे, किलोग्राम फोर्स। आइए सीजीएस सिस्टम में देखें, तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, जानते हो सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। यू कैन राइट हियर डाइन अपान मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ रहे। तो ये आपका, इसी को बोला जाता है बरई या बीए। जो सीजीएस सिस्टम में डाइन अपान सेंटीमीटर, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया कि ये बताइए सीजीएस सिस्टम में दाब की यूनिट क्या है, तो दाब की यूनिट क्या है, बरई, BARYE, या इसी को कहा जाता है डाइन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर। या यू कैन राइट डाइन को, अब देखिए ये हो जाएगा ग्राम अपान सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। डाइन के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रख दोगे और तो क्या आएगा, ग्राम अपान सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, ठीक। तो और इसी को बोल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी ये थी कि डाइन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, BA। जैसे न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर को क्या लिखा जाता है 60 में PA, क्या लिखा जाता है PA, तो इसको क्या लिखा जाता है BA, ठीक। ओके, आगे देखता हूँ। अब इसके अलावा आपको और बता दें कि एफपीएस सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए दाब का मात्रक क्या है, एफपीएस क्या है ब्रिटेन में, फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए दाब का मात्रक क्या है, तो आप ये बताएंगे पाउंड फोर्स क्या बोलेंगे डियर, पाउंड फोर्स अपान इंच स्क्वायर। क्या बोलेंगे, पाउंड फोर्स अपान इंच स्क्वायर, या इसको लिखा जाता है LBF अपान इंच स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है PSI, पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। आई होप आप समझ गए। ओके, ये भी याद हो जाएगा। PSI किस सिस्टम में है, या PS सिस्टम में दाब का मात्रक है, और क्या होता है, पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। जब आप जाते हो ना टायर और में हवा भराने जाते होगे, तो PSI में उसमें लिखा रहती है वैल्यू। आई होप आपने देखा होगा। ओके, एनीवे, तो LBF पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर इज नोन एज द PSI, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ इतना बात समझ में आ गया, तो अब एक और, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था बल का मात्रक क्या होता है, स्थिर, कि अगर 1 टन की वस्तु है उस पर इतना फोर्स लगाइए कि उसमें जो त्वरण पैदा हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पैदा हो, तो लगाया गया बल क्या कहलाएगा, 1 स्थिर कहलाएगा। तो स्थिर क्या बल का मात्रक है। मान लीजिए कोई आपकी एरिया है, उस एरिया पे 10 स्थिर का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 स्थिर का बल लग रहा है, तो एरिया से डिवाइड कर दोगे तो दाब आ जाएगा कि नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दाब की यूनिट की बात करें, तो बल अगर स्थिर में दिया हो और एरिया मीटर स्क्वायर में हो, तो भी तो कह सकते हो कि दाब का मात्रक स्थिर बटे मीटर स्क्वायर होता है। डियर, इसको याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं पाइज। क्या बोलते हैं, पाइज। दिस इज नोन एज द पाइज। व्हाट इज द पाइज, पाइज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और ये क्या है, स्थिर अपान मीटर स्क्वायर दाब की यूनिट है। ओके, आगे देखते हैं। कुछ और भी यूनिट्स हैं, मैं आपको बता दूं। ATM, दिस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल पर एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कितना एकांक एरिया पर, जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स एकांक एरिया पे कितना परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज द, मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो मीन सी लेवल पर एकांक एरिया में कितना परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाई 101.325 क्या होता है, पास्कल। कितना होता है, पास्कल, और यू कैन से न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, इतना बल लगता है। ठीक भाई। डियर, आपको बता दें कि 1 PSI, जो आप जानते हो, डियर ध्यान देना, 1 PSI जिसको मैंने बोला LBF अपान, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, इंच स्क्वायर। तो इसको देखो, LBF क्या होता है, LBF क्या है, पाउंड फोर्स। 1 पाउंड फोर्स क्या होता है, पाउंड फोर्स अपान इंच स्क्वायर। डियर, अगर आप देखें तो पाउंड फोर्स को आप बदल सकते हो, किसमें, न्यूटन में बदल सकते हो। 1 पाउंड बराबर क्या इतना होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 किलोग्राम फोर्स। इंच, 1 इंच में क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो यू कैन राइट हियर 2.54 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो डियर ना। अरे भाई अजीब हो, इसको मीटर में नहीं बदल सकते। 2.54 और C क्या है, सेंटी प्रीफिक्स है,
तो 10 घात -2 मीटर। तो यहाँ देखो इंच की जगह आप रख सकते हो, तो 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इफ़ यू पुट हियर तो देखो ये इतना क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम फोर्स अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, 1 किलोग्राम फोर्स बराबर कितना न्यूटन होता है, 9.81 न्यूटन, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो 9.81 न्यूटन। डियर ये क्या करेंगे 2.54 10⁻² स्क्वायर मीटर स्क्वायर। डियर अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इतना क्या आ जाएगा पास्कल। बट आप देखेंगे स्टैंडर्ड अगर ऑप्शन में दिया है कि 1 PSI किसके बराबर होता है, तो 68-88 पास्कल मानना। बट आप देखेंगे स्टैंडर्ड अगर नेट पे देखते हैं या किसी फॉरेन राइटर की बुक में देखते हैं तो लिखा मिलेगा 68-94। भाई ऐसा क्यों मिलेगा, क्यों भाई ऐसा मिलेगा, इसलिए ऐसा मिलेगा क्योंकि किलोग्राम फोर्स जो लिखा ना, जो जी की वैल्यू लिखा हूँ 9.81, आगे की वैल्यू 32 होती है, उसको भी अगर शामिल कर लें तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, मतलब ना जो जी की वैल्यू उसको थोड़ा और आगे तक लिखें, तब जाके जब वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी तो 68-94 पास्कल आएगा। आई होप समझ रहे हैं। तो 1 PSI बराबर, मतलब 1 PSI किसके बराबर होता है, 1 lbf/इंच स्क्वायर, दैट इज नोन एज द 1 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 68-94 पास्कल, 6894 पास्कल। याद रखना। ओके डियर, जल्दी से एक बात और आपको बता दें, यहीं पे जल्दी से आपको बता दें कि जैसे आपने पढ़ा कि 1 lbf/इंच स्क्वायर इक्वल टू होता है 68-94 पास्कल, ठीक। इसी तरीके से याद रखना आप कि 1 lbf/फीट स्क्वायर, ये भी निकाल लेना। 1 फीट में, मतलब इसको मीटर में बदल लेंगे ना आप, 1 फीट में कितना होगा सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर, और उसको क्या करेंगे आप मीटर में बदल लीजिएगा। LBF तो आपको बता ही दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे आप न्यूटन/मीटर स्क्वायर में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 47.8 पास्कल। कितना आएगी, 47.8 पास्कल आएगी। समझ रहे हैं ना, 47। और आगे एक बात कह दें कि अगर कोई कहता है कि 1 पाउंडल/फीट स्क्वायर कितना होगा, तो 1.48 पास्कल होगा। कितना होगा, 1.48। मैंने क्या बोला, अगर आपसे कहता है कि 1 lbf/फीट स्क्वायर, LBF क्या है, बल का मात्रक है, फीट स्क्वायर क्या है, एरिया का मात्रक, तो 1 lbf/फीट स्क्वायर किसके बराबर होगा, 47.8 पास्कल। कैसे आया भाई, आप देखिए LBF, ध्यान देना मेरी बात। एक LB मतलब क्या है, पाउंड ना, पाउंड फोर्स। तो पाउंड फोर्स अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, डायरेक्ट आपको बताया था कि 1 lbf, पीछे देखो 1 lbf बराबर 4.44 इतना, यही तो बताया था, ये बताया था 4.44, इसी के करीब आता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 4.4, नहीं लिखना है तो ऐसे आप देखो ना, क्यों परेशान हो, इसको लिख सकते हैं ना, पाउंड फोर्स लिख सकते हो कि नहीं, पहले बताओ, ये लिख सकते हो बटा फीट स्क्वायर, यू कैन राइट। अब बताओ पाउंड की जगह क्या लिख सकते हो, डी 453, ये फोर्स अपन फीट 30.48 सेंटीमीटर, 10⁻² स्क्वायर। 1 फीट में 12 इंच होती है, 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होगा, तो ये उसके अनुसार मीटर स्क्वायर हो गया ना। अब किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में बदल सकते हो, 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 9.81 न्यूटन, तो यहाँ देख लीजिए 9.81 न्यूटन। इफ यू सॉल्व, अगर अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 47.8 पास्कल आएगा। ओके, 1 पाउंडल बटा फीट स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.48 क्या मिलेगा आपको, पास्कल मिलेगा। ध्यान रहेगा। पाउंडल क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पाउंडल क्या बताया था, 1 पाउंडल बराबर बताया था 1 पाउंड पर, 1 पाउंड की बस पे इतना बल लगाओ कि उसमें जो त्वरण पैदा हो इतने का पैदा हो। अब बताओ पाउंड 453 ग्राम, तो 0.453 क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। फीट, 1 फीट में समझ ही रहे हो 30.48 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर में बदल देना बस। जैसे गुणा करोगे आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन/मीटर स्क्वायर, और वही किसके बराबर हो जाएगा, 1.48 पास्कल हो जाएगा। यू कैन सॉल्व। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था वो देखो, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था 1 ATM मतलब वायुमंडल में जो एयर प्रेजेंट है, जो मीन सी लेवल के एकांक एरिया पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कितना होता है, एकांक एरिया पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है 101.325 पास्कल होता है। ओके, अब अभी आपने पढ़ा कि 1 PSI बराबर होता है 68-88 लिख सकते हैं इतना पास्कल, या 68-94 पास्कल लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ये वैल्यू कब आएगी, जब 9.81 लेंगे। ये वैल्यू कब आएगी, कितना है, 9.8132 लेंगे तब आएगा। तो एनीहाउ जब इसको आप डिवाइड करेंगे
तो ये आएगा 14.7 PSI। कितना आएगा? 14.7 PSI आएगा। ठीक। डियर एक बात और बता दें कि एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। कितना होता है? 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल दाब को हम क्या बोलते हैं? एक बार। तो अगर इससे भाग दे दें, देखो 10⁵ से डिवाइड कर दें तो 1.01325 इतना गुणे 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं पहले कि नहीं? पहले बताओ। अरे डियर 1.01 लिख सकते हैं। और डियर एक बात बताओ, 10⁵ पास्कल को क्या बोलते हैं? बार। अरे ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कोई बहुत चौंकने की बात नहीं है, हम बस रिकॉल कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। क्या हो जाएगा? बार। 1.01325 बार। ये एग्जाम में आता है। और ये किसके बराबर हो जाए? लगभग एक बार के बराबर हो जाएगा। लगभग एक बार, एग्जैक्ट नहीं, एक बार के लगभग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप समझ रहे हैं। डियर एक बात और बताते हैं, अब इतना तो बात समझ में कि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है इसके बराबर होता है। साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब होता है 10.3 मीटर पानी के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कहीं अगर पानी भरा हो, तो पानी में h गहराई नीचे चले जाओ, तो कितना गहराई? 10.3 मीटर गहराई पे चले जाओ, तो जो वहाँ का दाब होगा वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना ही दाब आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो मेरे ऊपर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। कितना लगा रही है? 101.325 पास्कल लगा रही है। तो अगर हम पानी कहीं भरा हो, पानी में 10.3 मीटर चले जाए, तो पानी हमको क्या करेगा? दबाएगा कि नहीं? बल लगाएगा कि नहीं? तो कितना लगाएगा? कहता है इतना ही लगाएगा। आई होप आप समझ रहे। तो यू करेक्ट, इतना। इसी तरीके से मरकरी में अगर 760 mm चले जाओ तब भी आपको इतना ही बल देखने को मिलेगा। या इसी MMHg का नाम क्या है? टॉर है। तो 760 टार कह सकते हो। MMHg को क्या बोला जाता है? टार बोला जाता है। ओके डियर एक बात और बता दें आपको, ध्यान देना, 1 mmHg का क्या मतलब है? मैंने क्या बोला आपसे? आगे मैं इस चीज़ को बताऊंगा आपको, बट अभी यहाँ पे यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि किसी लिक्विड में, क्लास 12th में आपने 10th में पढ़ा होगा कि यस गहराई नीचे जाते हैं तो जो दाब तीव्रता का मान होता है ये ρgh होता है। कितना होता है? ρgh। ये कैसे आया मैं प्रूव करके आगे दिखाऊंगा। अगर कहीं लिक्विड है तो यस गहराई नीचे जाने पे दाब तीव्रता कितनी होती है? ρgh होती है। रो क्या है? इस द्रव की डेंसिटी। हर जगह डेंसिटी क्या है? सेम है। ये फार्मूला कब लगेगा? जब लिक्विड क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा। मतलब जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा। मतलब हर जगह डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कहीं लिक्विड अगर है तो अगर यस गहराई नीचे जाते हैं तो जो दाब तीव्रता होती उसके वेट के कारण, वेट भी क्या है? फोर्स है। तो उस वेट के कारण जो यहाँ पे बल लगेगा, वो जो दाब तीव्रता यहाँ पे मिलेगी, एकांक एरिया पे जो दाब तीव्रता आपको मिलेगी, एकांक एरिया पे लगने वाला जो बल आपको मिलेगा वो ρgh होगा। कहने का मतलब अगर कहीं द्रव रुका हुआ है तो यस गहराई पे जो दाब तीव्रता होती है ρgh होती है। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो कहीं मरकरी भरा है तो 1 mm गहराई मरकरी में जाएंगे तो दाब तीव्रता कितनी होगी? चलिए, रो मरकरी का 13,590 लिख दीजिए, 13,600 लिख दीजिए। ρg 9.81, h कितना है? 1 mm 10⁻³ अगर ये इसको सॉल्व करेंगे तो 133 पास्कल आता है। कितना आता है? 133। तो याद रखना 1 mmHg 133 पास्कल के बराबर होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। या और इसी mmHg को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर। क्या बोलते हैं? टॉर। तो एक टार चाहे कहो चाहे 1 mmHg कहो, बात एक ही। आई होप आप समझ गए। आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि 1 mm वाटर, ये किसके बराबर होता है? एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो डियर मैं आपको बता दूं, 1 mm मतलब कहीं पानी भरा हो, h गहराई नीचे जाओ तो दाब कितना होगा? ρgh होगा। तो रो कितना होगा? 1000, g कितना होगा? 9.81, ρgh, h कितना? 1 mm, m क्या है? प्रीफिक्स है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है? लगभग 10 पास्कल। कितना आएगा? 10 पास्कल। क्यों? देखो a और a कैंसिल हो गया तो 10 पास्कल। तो याद रखना डायरेक्ट कि 1 mm वाटर किसके बराबर होता है? 9.81 पास्कल की, या आप लिख सकते हैं 10 पास्कल के बराबर होता है। ओके, तो आपने देखा कि 1 mmHg किसके बराबर होता है डियर? 133 पास्कल के करीब होता है डियर। और याद रखना कि 1 mm वाटर किसके बराबर होता है डियर? ये याद रखना 10 पास्कल के बराबर होता है। लमसम 9.81। ओके, आगे देखता हूँ डियर। आगे जस्ट डियर एक जगह और आपसे पूछ लेता है, ध्यान देना। आपसे कहता है कि 1 मीटर सी वाटर, क्या पूछता है? 1 मीटर सी वाटर, ये क्या होता है? ये भी दाब की यूनिट है। 1 MSW, ये दाब की यूनिट है, यूज होता है प्रैक्टिकली। तो 1 MSW क्या है? याद रखना 10 की घात
4 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 घात 4 पास्कल के। और कहा जाता है 1 फुट सी वाटर, 1 फुट सी वाटर होता है आपका, ये याद रखना, स्टैंडर्ड जो होता है 3064 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3064 पास्कल। 1 फुट निकाल भी सकते हो, ऐसी बात नहीं। 1 फुट, क्योंकि आप देखिए 1 फुट सी वाटर मतलब सी वाटर है कहीं, और उसमें कितना नीचे जा रहे हैं? 1 फुट। तो रो जी एच अप्लाई कर दो यार डियर, उसमें क्या है? और रो कितना होता है? सी वाटर। समुद्री जल में जानते हो, आपको अच्छे से पता होगा, जो समुद्री जल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है जनरल जो पानी होते हैं उससे क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? साल्ट सॉल्युबल होता है, तो उसकी डेंसिटी होती है 1020-1025 के आसपास, 9.81। और जो 1 फुट है, 1 फुट की बात करें तो 1 फुट में होता है लगभग आप कह सकते हो 30.68 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदल दें तो 0.3068 इतना हो जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लमसम इसी के करीब मेरी वैल्यू आ जाएगी। देखो ये 1000 पूरा हो गया, 1000 पूरा हो गया आपका, और ये वैल्यू लगभग उसी के क्या आ जाएगी? करीब है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको कहा जाता है 1 FSW बराबर होता है 3064 पास्कल। ये याद रखना स्टैंडर्ड। और 1 MSW होता है मीटर CW 10 घात 4 पास्कल, या इसको बोलते 0.1 बार। क्यों? क्योंकि 1 बार बराबर कितना होता है? 10 घात 5 पास्कल होता है। 1 बार बराबर 10 घात 5 क्या होता है? पास्कल। 1 बार बराबर होता है 10 घात 5 पास्कल। तो देखो 10 घात 5 यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 घात 4। तो लेक्चर को बहुत ध्यान से आप क्या करिएगा? बार बार प्रैक्टिस करिएगा। तो मैं आपको एक बात बता दिया तो आपको बता दिया 1 MSW बराबर होता है 10 घात 4 पास्कल, याद रखना डियर। और बता दिया FSW, ये बता दिया आपको 1 FSW के बारे में बता दिया आपको। तो 3064 क्या हो जाएगा? आपका पास्कल हो जाएगा। तो ये MSW या FSW ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आता है आपका, ये पूछ लेगा एक टेक्निकल एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? एक टेक्निकल एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड नहीं, एक टेक्निकल एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1 बार। एग्जैक्ट 1 बार को एक टेक्निकल एटमॉस्फेयर बोला जाता है, या आप कह सकते हो 10 घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक टेक्निकल एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? 1 बार, या 10⁵ न्यूटन। ये हो गया आपका। दूसरी बात, एक बात और बता दें, जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, कहने का मतलब एयर के बारे में, अगर जो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर या नीचे, ऊपर नीचे जाने पे दाब में किस तरीके से परिवर्तन होता है, मतलब ऊपर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे दाब क्या होगा, ये लोग उसको मीजर करते हैं हेक्टोपास्कल में मीजर करते हैं। जबकि जो ओशियनोग्राफर्स होते हैं, जो समुद्र में नीचे जाने पे दाब किस तरीके से बढ़ रहा है, कितना दाब होता है, उसको वो लोग डेसी बार में मीजर करते हैं। किस में मीजर करते हैं? डेसी बार में यूज। ओशियनोग्राफर जो दाब मीजर करते हैं वो डेसी बार में मीजर करते हैं। क्यों? रीजन उसके पीछे है कि समुद्र में अगर 1 मीटर हम नीचे जाते हैं, कितना नीचे जाते हैं? 1 मीटर, तो दाब कितना बढ़ता है? दाब ये बढ़ता है आपका 1 डेसी बार दाब बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 डेसी बार दाब बढ़ जाता है। कहने का मतलब समुद्र में अगर 1 मीटर हम नीचे जाते हैं ओशियन में, तो कितना दाब बढ़ जाता है? 1 डेसी बार दाब बढ़ जाता है। डेसी बार का मतलब क्या होता है? डेसी क्या है? प्रीफिक्स है, 1 × 10 घात -1। बार का मतलब क्या होता है? 10 घात 5 पास्कल। तो यू कैन राइट कि नीचे जाओगे कि कितना दाब बढ़ेगा? 10 घात 4, सॉरी 10 इतना पास्कल यार, इतना पास्कल। तो समुद्र में अगर 1 मीटर नीचे जाते हैं तो दाब कितना बढ़ जाता है? 10 घात 4 पास्कल बढ़ जाता है। ओके, ओशियनोग्राफर कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? डेसी बार। जबकि हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं हेक्टोपास्कल मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और आपको बता दें, जो हमारा ध्यान रखना, पीछे भी बताया था फिर बता दे रहा हूँ, कि अगर आप ऊपर जाते हैं, जस्ट लाइक ऊपर अगर जाते हैं, तो ऊपर जाने पर मैंने कहा था कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, पीछे आपको बता चुका था, पीछे एक्सपोनेंशियल किस तरीके से, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर दाब किस तरीके से वेरी करता है, ये आपको बताया था। एक्सपोनेंशियली क्या करता है? वेरी करता है। अब लास्ट में देखो, जो ब्लड होता है, ब्लड का अगर हमको प्रेशर मेजर करना हो, ब्लड का अगर प्रेशर मेजर करना हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्फाइनोमैनोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये यूज़ करते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर यूज़ करते हैं। ये क्या है? ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। अब इसमें क्या है कि जब एक जो जनरल एडल्ट है, तो एडल्ट का जो प्रेशर आएगा, एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर आएगा आपका BP,
ये आपका जो रीडिंग देता है कहीं भी पाएंगे 120/80 mmHg। और आपको पता है कि 1 mmHg होता है 133 पास्कल के बराबर होता है। आई होप आप समझ रहे हैं। 133 पास्कल के बराबर क्या होता है, ये होता है। अब इसमें बात होता है कि ये इस तरीके से रीडिंग क्यों दी जाती है। तो देखो डियर, ये है आपका सिस्टोलिक, ये होता है सिस्टोलिक, ये होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मतलब क्या है, इसको समझिएगा। इस फाइग्नोमीटर जब आप कभी जाते हो, ये जो ब्लड का प्रेशर हमको मेजर करना होता है तो इस पे बांध देता है और क्या करता है,